हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम अपनी क्लास में एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं और आई थिंक ये आपकी क्लास का लास्ट लेसन होने वाला है जिसका नाम है चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी। ओके, तो इस चैप्टर को बच्चे हम वन टाइम में ही खत्म करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा, थोड़ा सा अनरिलेवेंट लेसन है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत छोटा सा लेसन है। इसमें से मात्र एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी ये कि क्या चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी फेस करती है ना, किसी लोकतंत्र में क्या क्या जो है बाधाएं आती हैं वो आपको यहाँ बतानी है। बस इससे ज्यादा इस लेसन में कुछ भी नहीं है। तो बस इस लेसन को समझने की कोशिश करना और अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स बट आपको पता होने चाहिए, ये नहीं कि अपने शब्दों में लिखना है तो कुछ भी लिखा है हम हिंदी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। दिस इज मी भारती नीमकर और हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज। आप सभी बच्चे हम लोगों को टेलीग्राम के चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा। ओके, इस लेसन में हम लोग समझेंगे कि क्या सजेशन हम दे सकते हैं, है ना, क्या परेशानियां हैं जो डेमोक्रेसी खुद फेस करती है। ठीक है, चैलेंजेस और रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब हम चैलेंजेस के बारे में सोच रहे हैं कि क्या हो सकते हैं, क्योंकि सोचना जरूरी है। देखो, हमने अगर कोई देश बनाया है, देश का संविधान बनाया है, उसे इस लायक बनाया है कि वो मतलब 100 करोड़ की जनता को, है ना, संभाल सके, चला सके और आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है उनको देख सके, है ना, उनके हिसाब से लॉज बना सके, उनके हिसाब से चीजों को मतलब मैनिपुलेट कर सके, चेंज कर सके, है ना। टाइम के हिसाब से चीजें बदलती हैं। तो चैलेंज का मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम है हमारे लोकतंत्र में, कोई परेशानी है तभी हम उसे चैलेंज कह रहे हैं। हम जो चैलेंज मतलब जो डिफिकल्टीज हैं, है ना, उनको चैलेंज कहा जा रहा है जिससे हम बचना चाहते हैं, जिससे हम निकलना चाहते हैं, जो शायद हर एक देश फेस कर रहा है। जरूरी नहीं है सिर्फ भारत में ही कुछ चैलेंजेस है, हर डेमोक्रेसी, इस देश में जितने भी जो नेशन है वो डेमोक्रेटिक है, वो सभी ये चैलेंजेस फेस करते हैं। तो देखते हैं हम इन चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं और कौन से चैलेंजेस हैं जो हम पता लगा पाते हैं हमारा देश फेस कर रहा है। A challenge is a difficulty that carries within it an opportunity for progress। मतलब ये वो चैलेंज है कि हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि इस चैलेंज से निकलने के लिए मतलब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हम इसे हटा सकें। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आगे चलते हैं। अब डेमोक्रेसी जो है डज नॉट हैव चैलेंजर, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन नहीं बैठा कि जैसे चैलेंज करना है कि भाई मैं चैलेंज करता हूं, इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक करो। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ये खुद से ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो फेस करती है, मतलब जो कुछ नेचुरली चीजें आती हैं, है ना। जैसे देखो, जो डेमोक्रेसी है किन पिलर्स पर बनी हुई है, लेजिस्लेचर पर, है ना, एग्जीक्यूटिव्स पर, जुडिशरी पर और फ्री मीडिया, है ना, इन्हीं सब पिलर्स पर बेस्ड है डेमोक्रेसी। अगर ये सब चीजें सही रहेंगी तो डेमोक्रेसी एकदम बढ़िया चलेगी, है ना। और अगर ये सब चीजें सही नहीं रहेगी तो डेमोक्रेसी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, है ना। बहुत दिक्कतें हम लोगों को सहनी पड़ेगी, इस देश को सहनी पड़ेगी। तो अलग अलग कंट्री हैं जो अलग अलग चैलेंजेस फेस करती हैं, है ना। एटलीस्ट जो हमारा ग्लोब है, मतलब 1/4 कंट्रीज अगर मैं अपने ग्लोब की देखूं तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाती है ना। तो फॉलोइंग आर सम ऑफ चैलेंजेस जो कि हर कंट्री फेस करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो क्या है। जैसे फाउंडेशनल चैलेंजेस हो सकते हैं कि किस तरीके से किसी चीज की फाउंडेशन रखी जाए, उसका आधार बनाया जाए ताकि वो चीजें अच्छे से चल सके। एक्सपेंशन करना है तो उसका चैलेंज है कि किस तरीके से किसी चीज को एक्सपैंड किया जाए ताकि वो अच्छे से सभी लोगों तक बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचे। डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, जो लोकतंत्र है उसको कैसे मजबूत किया जाए, है ना, उसकी जो जड़ें हैं वो कैसे गहरी की जाए ताकि वो कभी खराब नहीं हो, वो कभी किसी भी चीज के आने से मतलब हट नहीं जाए, ऐसे हिल नहीं जाए। तो फाउंडेशन मजबूत रखनी पड़ेगी। अब फाउंडेशनल चैलेंजेस क्या है ना, जो कंट्री है वो फेस करती है फाउंडेशनल चैलेंज ऑफ मेकिंग द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी। जैसे कि सबसे पहले अब शुरू से ही तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। हम पहले नॉन डेमोक्रेटिक थे तभी तो डेमोक्रेटिक बने हैं। यानी कि पहले कोई राजा ही तो हम लोगों को चलाता था, हम राजा की बातें मानते थे, कोई सुल्तान हुआ करते थे, कुछ मुगल हुआ करते थे, है ना, यही सब चलते थे। तो ये क्या था, ये नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम था। जब हम इस नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम से बाहर निकले तो हम एक डेमोक्रेटिक रिजाइम पे आए। तो वो डेमोक्रेटिक, वो लोकतांत्रिक रिजाइम क्यों बना, यही है चेंज, यही है चैलेंज कि लोग
इस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं कि हम जब नॉन डेमोक्रेटिक साइड से उठकर डेमोक्रेटिक साइड पर आए तो क्या लोग इसको एक्सेप्ट कर पाए हैं? तो दिस इज द फाउंडेशनल चैलेंज। लोगों को समझने में ही टाइम लग जाता है, ये ट्रांजिशन फेज होता है, और ट्रांजिशन फेज जो होता है दैट इज मोर चैलेंजिंग। ठीक है, जैसे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, कम्युनिज्म है, यही सब चलता था पहले, है ना, अभी भी कई जगह चलता है। कीपिंग मिलिट्री अवे फ्रॉम कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, मिलिट्री को कभी भी गवर्नमेंट के में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री रूल जो है बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा हार्श होता है, उसको हम लोग नॉर्मल सिविलियंस नहीं सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मिलिट्री को दूर रखा जाए। स्टेब्लिशिंग अ सोवरेन एंड फंक्शनल स्टेट, सबका जो मतलब जो सोवरेनिटी है वो मेंटेन रहे, जो प्रतिष्ठा है वो बनी रहे, फंक्शनैलिटी रहे पूरे स्टेट में कि सब प्रॉपर तरीके से जो है फंक्शन कर पा रहे हैं, है ना। दूसरा, चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन, कि चीजों को एक्सपैंड करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, है ना। मोस्ट डेमोक्रेसी चैलेंजेस फेस करते हैं एक्सपेंशन में, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, अप्लाइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अक्रॉस ऑल, कि हम कुछ एक बेसिक सा प्रिंसिपल लेकर आना चाहते हैं सभी लोगों के बीच में, तो क्या वो लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? जैसे रीजन में, अब जैसे रीजन में कैसे हमने क्या किया, हमने स्टेट्स डिवाइड कर दिए, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कई लोग घर तो बॉर्डर पे पड़ते हैं, है ना, होता है ना ऐसा कि बॉर्डर पे घर पड़ रहा है, अब हम क्या करें। तो ये चेंजेस लोग मतलब नहीं अडाप्ट कर पाते, है ना। एक्सपेंशन करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, रीजन का, लोगों का, डिफरेंट ग्रुप्स का, है ना, लोग नहीं इसको समझ पाते। वेरियस इंस्टीट्यूशन हम लोग सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि लोग उससे जुड़े रहें, और जो है सारा जो काम है वो बड़ा स्मूथली चलता है, चलता रहे। इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू, मतलब जिन किन को पावर देनी है ये भी बहुत जरूरी है, सबको पावर नहीं दे सकते हम। जैसे लोकल गवर्नमेंट को पावर देनी है, विमेन को पावर देनी है, माइनॉरिटी ग्रुप्स को पावर देनी है ना। क्योंकि ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये सबसे छोटी गवर्नमेंट में आती है, जैसे मैं बोलूंगी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। विमेन वीकर सेक्शन देखा जाता है, माइनॉरिटी ग्रुप वीकर सेक्शन देखा जाता है ना। वीमेन को हम कैसे देखते हैं? एज अ वीकर जेंडर, ये कुछ नहीं कर सकते, है ना, दे आर वीक। तो माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है उनको भी एज हम वीक देख सकते हैं, अरे जनसंख्या कम है, अगर हम अभी ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाए, है ना, यही बोला जाता है ना। तो इनको पावर, इनको इंश्योर करने की आप वीक नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, है ना। दिस मीन्स दैट ऑल मोस्ट ऑफ ऑल डिसीजन शुड रिमेन विद इन द एरेना ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल, कि जो भी हम फैसला लेने वाले हैं, डिसीजन लेने वाले हैं, है ना, वो लोकतंत्र के हाथ में ही रहे, लोकतंत्र के मैदान में ही रहे, उससे बाहर नहीं निकले। अगर चीजें बाहर हो जाती हैं, यहाँ वहां चली जाती हैं, तो वो एक अलग ही मोड़ ले लेती है। ठीक है, जैसे कंट्रीज लाइक इंडिया और यूएसए यही सब चैलेंजेस फेस करती है, क्योंकि इंडिया और जो यूएस है, इंडिया सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और यूएसए सबसे पुराना लोकतंत्र देश है। ठीक है, दोनों के अंतर समझ रहे हो दोनों में? भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और यूएसए सबसे पुराना लोकतंत्र देश है। ठीक है, क्योंकि यूएस एक ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले लोकतांत्रिक बनी थी, सबसे पहले आजाद हुई थी, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इसमें क्या इन्वॉल्व हो सकता है? इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाए और हम डेमोक्रेसी लोकतंत्र की प्रैक्टिस करें ना, वो ज्यादा जरूरी है। बोलना है से अच्छा क्या है? एक्शन करना। हमेशा एक्शन अगर हम करते हैं तो दैट इज मोर वैल्यूएबल देन वर्ड्स। वर्ड्स आर वेस्ट, आई थिंक। बोलना जरूरी नहीं है, एक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि बोलते तो सब है। दिस challenges takes different meaning and pass in different parts of world, है ना। ये challenges हर जगह पे अलग अलग है, अलग अलग रास्ते पे चलते हैं, अलग अलग मोड़ लेते हैं, अलग अलग इनका रिजल्ट आता है। इसका मतलब कि strengthening those institution that help people in participating and control, तो मतलब लोगों को हमें, मतलब लोगों को इन्वॉल्वमेंट दिखानी है ताकि जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो सके, है ना। इससे क्या पता चलता है? दिस रिक्वायर्स एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग डाउन एंड कंट्रोल इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड पावरफुल पीपल इन मेकिंग गवर्नमेंट डिसीजन। तो ये चीजों को हमें रोकना है कि जो इन्फ्लुएंस है पावरफुल लोगों की, जो 1% रिच लोग हैं जो हर देश में होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट को रोकना है कि भाई नहीं, आप किसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जो भी डिसीजन लेगी हमारी सरकार लेगी, पावरफुल लोग नहीं ले सकते। ठीक है, अभी जो ऑल सजेशंस हैं, प्रपोजल्स हैं, क्या ये जो चैलेंजेस
देखती है कोई भी डेमोक्रेसी इससे बाहर आने के, है ना? तो इसको कहा जाता है डेमोक्रेसी रिफॉर्म। ठीक है? जब भी हम किसी चीज से बाहर आना चाहते हैं, उसे सुधारना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म। ठीक है? आगे चलते हैं। अब हम सोचते हैं इस बारे में सम ब्रॉड गाइडलाइन दैट कैन बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिवाइसिंग वेज एंड मीन्स फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म इन इंडिया। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, देखते हैं क्या। सबसे पहला लॉ, कानून अच्छा होना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डेमोक्रेसी को रिफॉर्म करने। अगर आप मतलब एक स्टेबल चेंज चाहते हो, है ना, उसको अच्छा बनाना चाहते हो, तो लॉज सबसे बढ़िया होने चाहिए। केयरफुली डिवाइस्ड चेंजेस इन लॉ कैन हेल्प डिस्करेज रॉन्ग पॉलिटिशियन प्रैक्टिस। रॉन्ग पॉलिटिशियन प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन में जो नेता लोग होते हैं क्या करते हैं, पैसे से वोट खरीदते हैं, ये नहीं होना चाहिए, है ना। नेता लोग क्या करते हैं, तुम्हें कोई काम कराना, मुझे पैसे दो मैं काम करवाऊंगा, करप्शन ये नहीं होनी चाहिए, है ना। एंड एनकरेज गुड वंस, जैसे कि सभी धर्म एक हैं, सब बराबर हैं, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए कि मेल और फीमेल बोथ आर सेम, है ना। बट लीगल कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस बाय देमसेल्फ, है ना, कैन नॉट ओवरकम चैलेंज टू जो डेमोक्रेसी, जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं वो खुद से ही मतलब चेंज होते हैं, और ये मतलब इससे डेमोक्रेसी के चैलेंज से ये चीजें बाहर नहीं आ पाती। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जो रूल है क्रिकेट के, मतलब अ चेंज इन द रूल्स फॉर एलबीडब्ल्यू की डिसीजन हेल्प टू रिड्यूस द नेगेटिव बैटिंग टैक्टिक्स की, ये जो बनाया गया है डिसीजन, जिससे क्या होता है कि आप नेगेटिव बैटिंग के जो टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर नहीं अप्लाई करें। मतलब जो बैटिंग है वो सही होनी चाहिए, मतलब हमें गलत बैटिंग नहीं करनी है ताकि हमें ज्यादा रन मिले या ज्यादा मार्क्स, जो भी यहाँ पर होता है। बट नो वन वुड एवर थिंक दैट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कुड बी इम्प्रूव्ड मेनली थ्रू चेंजेस इन द रूल। हम क्या सोचते हैं कि हमने कानून बना दिया, अरे कानून बन गया है अब तो ये करना ही पड़ेगा। जैसे जब जैसे ट्रैफिक रूल्स की मैं बात करती हूँ, ट्रैफिक रूल्स जब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं, है ना, तो लोग क्या करते हैं, अरे आजकल ना चालान कटने लग गया, हेलमेट लगा के जाओ। हम ये नहीं सोचते कि हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, कुछ नए चेंजेस लाए जा रहे हैं, अरे बहुत सख्त कानून हो गया है, ऐसे बिना हेलमेट के नहीं जाना, हेलमेट के साथ जाना है, नहीं तो चालान कटेगा, पोल्यूशन रख के जाना है, ये रख के जाना है, वो रख के जाना है। बट वी आर नॉट थिंकिंग कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, चालान कटेगा, चालान कटेगा, चालान कटेगा। तो इससे क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को, है। दिस इज टू बी डन मेनली बाय प्लेयर, कोचेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो सेम ऐसे इसमें होता है कि जो क्रिकेट में रूल्स बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, इससे हम क्रिकेट की जो क्वालिटी है उसको अच्छा करना चाहते हैं, ना कि उसको खराब करना चाहते हैं। ठीक है, जो क्रिकेट बैटिंग है वो अच्छी हो, और उससे जो है मतलब फेयरली यहाँ पर गेम खेली जाए। अब जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है आर टू बी कैरिड आउट मेनली बाय जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, पार्टीज होती हैं, मूवमेंट कुछ हो चलता है, पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन होते हैं, यही मतलब इन्हीं के द्वारा जो है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, है ना। अब कोई भी जैसे मान लीजिए, पेन कहाँ चल रहा है, ये रहा, कोई भी लीगल चेंज है अगर हम लाना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से उसको लाना होता है कि अगर वो इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे पॉलिटिक्स, कहीं खराब रिजल्ट तो नहीं रहे, है ना। जैसे कि कुछ स्टेट है जहां पर मतलब बैन कर दिया गया है लोगों को कि हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन, जिनके भाई 2 से ज्यादा बच्चे होंगे ना, उनको इलेक्शन में नहीं लड़ने खड़ा करने दिया जाएगा पंचायत के। ये अब लोग क्या करेंगे, इसको बुरा गुस्सा हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। और गांव में क्या होता है, 4 4 5 5 6 6 बच्चे होते हैं लोगों के, है ना। लेकिन अब नहीं, अब जिसके 2 बच्चे हैं भाई वो ही इलेक्शन मतलब उसमें खड़ा हो सकता है। It resulted in denial of democratic opportunity to many poor and women who was not intended, है ना। अब यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि जो मतलब जो डिनायल ऑफ डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी है, जो पुअर और जो विमेन है ना, जो इंटेंडेड नहीं है कोई काम करने के या वो नहीं चाहती, राइट, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी, एक सेकेंड, इट रिजल्टेड, आई थिंक कोई वर्ड मिसिंग है, इट रिजल्टेड इन डिनायल ऑफ डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी टू मैनी पुअर एंड वुमेन। तो यहाँ पर ये है कि इससे क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे हमने यहाँ पे देखो क्या किया कि हमने यहाँ पर बच्चों का जो टैग लिया कि मतलब बच्चे 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो कोई भी कंटेस्ट में खड़ा हो सकता है कि भाई मैं ग्राम पंचायत के क्या इलेक्शन मतलब में खड़ा होना चाहता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा
होता है कि जिसके ज्यादा बच्चे हैं तो क्या होगा, मतलब जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है ना, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी देना ही डेमोक्रेसी का काम है। हम किसी की अपॉर्चुनिटी छीनना नहीं चाहते, खत्म नहीं करना चाहते। जनरली क्या होता है, जो लॉ दैट सीक टू बैन समथिंग आर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स। अगर मतलब कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है ना जिससे हम किसी चीज को खत्म कर रहे हैं, जिससे हम किसी चीज को रोक रहे हैं, तो वो लॉ बहुत दिनों तक चलता नहीं है ना। उस लॉ को क्या है, पब्लिक मतलब अग्री नहीं करती, उसके सपोर्ट में ही नहीं रहती कि नहीं भाई ये नुकसानदेह है, सिर्फ जो लोग हैं, जनता है, परेशानी होगी। द बेस्ट लॉज आर दोज विच एम्पावर पीपल टू कैरी आउट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। मतलब वही लॉ अच्छे हैं जो लोगों को एम्पावर करते हैं, सशक्त बनाते हैं, और जिससे जो लोकतांत्रिक रिफॉर्म्स होते हैं। कौन सा लॉ? जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है जो कि लोगों को एम्पावर करता है कि भाई गवर्नमेंट कर क्या रही है ना, हम देख सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है। अगर नहीं कर रही तो फिर उनकी खाट खड़ी की जाती है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है, करप्शन कंट्रोल होता है ना। जो चीजें इट सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग लॉ दैट बैन करप्शन, है ना, और इम्पोज करती है स्ट्रिक्ट पेनल्टी। जो भी करप्शन ले रहा है, पता चल जाता है कि भाई ये मेरा काम नहीं कर रहा, ये बोल रहा है मुझे पैसे दो, तो आरटीआई भर दो। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आर टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस। ये पॉलिटिकल प्रैक्टिस के थ्रू ही लाए जा सकते हैं। जो मेन फोकस है पॉलिटिकल रिफॉर्म का, वो क्या है कि डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, तभी जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है वो सक्सेसफुल होते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम शुड बी टू क्या, कि हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है क्वालिटी एंड क्वांटिटी किसकी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑर्डिनरी सिटीजन। ताकि हम जैसे जो नॉर्मल एडल्ट हैं, जो यंग पीपल हैं, जिन्हें यहाँ होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेशन अपना दिखा सके, है ना। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एम्स एट व्हाट इज अ गुड सॉल्यूशन एंड हु विल इम्प्लीमेंट इट एंड हाउ। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का क्या मतलब, क्या एम क्या होता है कि मतलब कि क्या अच्छा सॉल्यूशन है, और उसे किस तरीके से और कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे लागू किया जा सकता है। जो लेजिस्लेचर है वो क्या करती है, इट कैन नॉट पास लेजिस्लेशन दैट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी और एमपी। यानी कि यहाँ पर क्या है कि कोई भी अगर लेजिस्लेशन पास होता है, ऐसा लेजिस्लेशन पास नहीं करना है बिल्कुल भी जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी एमपी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, अदरवाइज उसको रोक दिया जाएगा। बट मेजर्स दैट रिलाई ऑन, किस पे रिलाई करते हैं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट पे रिलाई करते हैं, लोगों पर रिलाई करते हैं, नागरिक हैं हम, है ना, ऑर्गेनाइजेशन पर रिलाई करते हैं, मीडिया। मतलब यही सब चीजें हैं जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आगे बढ़ाती है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट आर ऑफ थ्री टाइप्स, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी। ठीक है, अभी एक और हमने पढ़ा था, कौन सा था, ध्यान नहीं आ रहा, खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बट ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच जो रूलर हैं आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। तो डेफिनेशन क्या है, स्लाइटली वो एक्सपैंड हो गई, टू ऐड सम मोर क्वालिफिकेशन क्या ऐड कर सकते हैं कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजन, ये भी ऐड हो सकता है ना। और क्या ऐड हो सकता है कि इलेक्शन मस्ट ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल हु चेंज करंट रूल्स, है ना। इसीलिए इलेक्शन किए जाते हैं ताकि सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, चॉइस मिले। जो भी करंट रूल चल रहे हैं अगर वो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू सिटीजन, तो उनको थोड़ा सा चेंज किया जाए, है ना। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, कि सभी लोगों को बराबरी पर चॉइसेस मिले, है ना। दिस मस्ट लीड टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट। ठीक है, अगर हम इन सभी चीजों को सम अप करें तो एक वेरियस एक्सपेक्ट निकलते हैं क्या। सबसे पहला, ओ गॉड एक बटन क्लिक किया, सारे ही सेंटेंस आ गए। चलो, सबसे पहला पढ़ते हैं, राइट जो है, अधिकार जो है, आर नॉट लिमिटेड टू द राइट ऑफ स्टैंडिंग इन इलेक्शन एंड फॉर्म वोट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इंक्लूड सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑल्सो। मतलब सिर्फ अधिकार वही नहीं होते कि इलेक्शन में खड़े होना है, वोट करना है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सामाजिक और आर्थिक जो अधिकार है वो भी इन्वॉल्व होते हैं। पावर शेयरिंग,
स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, और ये नेसेसरी है बिटवीन गवर्नमेंट एंड सोशल ग्रुप के बीच में। डेमोक्रेसी जो है कैन नॉट बी ब्रूट रूल ऑफ मेजोरिटी, यानी कि कोई भी जो मेजोरिटी है किसी भी देश की, यानी कि जिसमें जिस धर्म की, जिस रिलीजन की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, उसको मेजोरिटी कहा जाता है। जिस धर्म की जनसंख्या कम है उसे माइनॉरिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी मेजोरिटी ना ब्रूटली रूल नहीं कर सकती, सबको माइनॉरिटी जो लोग हैं वहां पर उनकी रिस्पेक्ट करनी, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी डज नॉट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन, जो कि कास्ट बेस्ड होता है, रिलीजन बेस्ड होता है, जेंडर बेस्ड होता है, रेस बेस्ड होता है, सेक्स बेस्ड होता है। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी है इन सब चीजों को अवॉइड करेगी, तभी आगे चल पाएगी। सो डिस्कशन अबाउट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी गेव अस अ सेट ऑफ डिजायरेबल कंडीशन, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, इस लेसन में पढ़ा था कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, कि हम क्या डिजायरेबल कंडीशन चाहते हैं हमारे लोकतंत्र से, जिससे क्या हमें हेल्प मिलती है। वी कैन मूव फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी टू डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड डेमोक्रेसी, कि हम अच्छा लोकतंत्र किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये लेसन देखो बहुत छोटा था, है ना, बहुत ही ज्यादा छोटा था, और यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन काम का था, वो ये कि जो डेमोक्रेसी के चैलेंज हैं, 3 चैलेंजेस पड़े, फाउंडेशनल थे, एक्सपेंशनल थे, रिलीजन बेस्ड थे, राइट। तो ये चैलेंजेस को ही पढ़ना है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें हमारा बनता है। तो ध्यान से पढ़ना, रिवाइज करना, कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।